हालानी इमिग्रेशन की जानिब से मैं मौजूद हूँ। और आज का टॉपिक है रेफ्यूजी हियरिंग एट आईआरबी, हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन और मैं हूं एक आरसीआईसी आईआरबी मतलब लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज का। ये है मेरा लाइसेंस नंबर R711322। मेरा कॉरपोरेशन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ और कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ। इसका मतलब मैं आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब तक जो होता है जो होता है वो 1250 से ज़्यादा केसेस जो है वो डील कर चुके हैं, जिसके अंदर 600 टीआरवी के केसेस शामिल नहीं हैं। हमारी सर्विसेज में जो होता है हम इमिग्रेशन देखते हैं, रेफ्यूजी देखते हैं जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, सिटीजनशिप, एलएमआई, पीएनपी और बिजनेस इमिग्रेशन, यस, इसका भी मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको कोई बिजनेस इमिग्रेशन की जो होता है मालूमात चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी। और स्पॉन्सरशिप जो होता है उसका भी मैं उसको भी हम डील करते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये प्रोग्राम जो होता है ये तीसरा प्रोग्राम है मेरा रेफ्यूजी पे। अगर आपने जो होता है वो इससे पहले के दो सेशन नहीं सुने तो आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये लिंक। आप इस पे जाके मेरे दो सेशंस जो होता है वो वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो है मैंने लिंक जो होता है वो कमेंट में मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ आईआरबी की हियरिंग को ही जो होता है वो देखना है तो फिर आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो होता है पहले आप दो सेशन देखें फिर इस सेशन की तरफ आएं। अब हम जो है वो जाते हैं आगे। सही है, तो अब हम जो है वो हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट जो है वो ये सेशन जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, हियरिंग जो होता है वो ऐसी चीज़ है जहां पर आरपीडी का मेंबर जो होता है वो आपको सुनेगा और आपकी क्रेडिबिलिटी, आपको क्या रिस्क है और आपको जो होता है क्या एविडेंस प्रोवाइड करोगे, उसको जो होता है आरपीडी का जो मेंबर होता है वो उसको असेस करता है। अब ये आरपीडी का मेंबर क्या होता है? आप आरपीडी का मेंबर जो होता है, दरअसल आरपीडी क्या होता है पहले तो ये बता दूं। रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन, यहाँ पर आपका केस सुना जाता है। रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन में आपका केस सुना जाएगा और वहां पर एक मेंबर होता है, मतलब आप इसको जज से कंसीडर कर सकते हैं जिसको हम डिसीजन मेकर भी कहते हैं। ये आपका केस सुनेगा और फैसला देगा। तो ये एक किस्म का जज होता है, हम उसको वैसे जज कहते नहीं हैं। ओके, और आरपीडी एक ट्राइब्यूनल है और वहां पर जो होता है ये आपका केस चलेगा। और आपको जो होता है इस चीज के लिए इस सेशन में रूल्स एंड डेडलाइंस, सही है, इसके बारे में मैं बताऊंगा और ये बड़ी ज़रूरी है ताकि आपका स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाए जब आप हियरिंग के लिए जाते हैं। और आपको जो होता है मुस्तकबिल में कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई भी आपको जो होता है मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए ना कहा जाए। सही है। और आपको सबसे पहले तो जो है वो हियरिंग का नोटिस मिलेगा। सही है, और ये नोटिस जो होता है वो आपको जो है वो उसमें आपको डेट, टाइम और लोकेशन, या आपको जो होता है किस तरह वर्चुअल जो होता है वो आपकी हियरिंग होगी वो बताया जाएगा। ज़्यादातर केसेस में मोर देन 90% आपके पास जो होता है ये आपकी हियरिंग वर्चुअल ही होगी। हियरिंग डेट मस्ट बी 20 days आफ्टर द नोटिस। ओके, आपका जो होता है वो हेयरिंग से पहले आपको जो है वो 20 दिन से पहले ये आपको नोटिस मिलेगा। ओके, आपके पास उस हियरिंग में वो जो आपके पास जहां पर आपको सुना जाएगा, चाहे वो वर्चुअल हो या जो होता है फिजिकली, आप एक लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे कौन कौन लोग होंगे। सही है, तो जाहिर सी बात है वर्चुअल होंगे तो आपके पास टीम की एक मीटिंग होगी और उसमें आपके पास लोग नजर आ रहे होंगे। तो कौन कौन होगा? क्लेमेंट आप खुद, आरपीडी का मेंबर जिसको मैं जज कहता हूँ या डिसीजन मेकर। सही है, जज मैं आपके लिए कहता हूँ, मुझे पता है कि इसको आरपीडी मेंबर या डिसीजन मेकर कहते हैं। काउंसिल, काउंसिल का मतलब मेरे जैसा कंसल्टेंट या लॉयर। इंटरप्रेटर, अगर आपको जबान की का कोई इशू है तो आपको तर्जुमा करने के लिए बंदा दिया जा सकता है। मिनिस्टर का काउंसिल, अगर जो होता है वो आपका कोई दहशतगर्दी वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह का इशू है तो आपका मिनिस्टर का जो है वो वकील है वो भी वहां पर होगा। और 95% केसेस में मिनिस्टर काउंसिल वहां पर नहीं होते हैं। हियरिंग आर नॉट पब्लिक, पहली बात याद रखिएगा कि ये जो हियरिंग होती है ये प्राइवेट होती है। सही है, ये पब्लिक नहीं होती है। वहां पर जो होता है ऑब्जर्वर आ सकते हैं लेकिन वो भी परमिशन लेने के बाद। तो याद रखिएगा आपकी ये जो
रेफ्यूजी की हेयरिंग होती है ये प्राइवेट होती है, वहां पर कोई और शख्स नहीं होता है, पब्लिक अलाउ नहीं है। लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटर, अगर आप वहां पर जो जज होगा या डिसीजन मेकर होगा वो या तो इंग्लिश की ज़बान इस्तेमाल करेगा या फ्रेंच की ज़बान इस्तेमाल करेगा। अगर आपको जो होता है वो, और ये आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी ज़बान जो होता है वहां पर चाहिए। आपको जो होता है वो जो ज़बान चाहिए उसका इंटरप्रेटर आपको दिया जाएगा। सही है। और वो 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा हियरिंग से पहले। इंटरप्रेटर भी जो होता है वो ओथ लेगा और वो आपका इंटरप्रेटर बनेगा, मतलब वो आपकी तमाम बातों को तर्जुमा करके जो है वो बताएगा डिसीजन मेकर को। एविडेंस एंड डिस्क्लोजर, आपको जो होता है वो जो भी एविडेंस देना हो या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना हो तो वो आपको जो होता है आरपीडी को, और दूसरी पार्टी अगर उसमें मिनिस्टर वगैरह मौजूद है तो उसको आपको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डेडलाइन क्या है कि 10 दिन पहले आपको जो होता है वो एविडेंसेस जवाब जमा करवाने हैं। 5 दिन आपको मिलेंगे अगर आप कोई जवाब दे रहे हैं तो। कोई भी डॉक्यूमेंट लेट सबमिट नहीं करवा सकते, उसी वक्त सबमिट लेट करवा सकते हैं जब आरपीडी आपको अलाउ करेगा। विटनेस, आप चाहे तो वहां पे किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं विटनेस के लिए। हम ज्यादातर केसेस में जो होता है एक्सपर्ट्स को बुलाते नहीं हैं। सही है। हम जो है वो एक रिटर्न जो होता है सबमिशन जमा करवा देते हैं उनका, और या सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं। ज्यादातर हम विटनेसेस को बुलाते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको कोई विटनेस बुलाना है गवाह, तो आप उसको बुला सकते हैं। लेकिन उसको बुलाने के लिए आपको जो होता है बताना पड़ेगा कि वो क्या बोलेगा वहां पर, और उसका आपसे ताल्लुक क्या है, और वो किस बात को जो होता है वो किस बात के लिए वहां मौजूद है। 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा हियरिंग से पहले। अगर आप अपना बॉक फॉर्म मतलब बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म, जो कि आपके इस पूरे रेफ्यूजी क्लेम की जान है, उसमें आपको जो है वो अमेंड करना है। याद रखिएगा कि मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपना बेसिस ऑफ क्लेम बार बार चेंज करें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करेगा। तो आप कभी भी जो होता है अमेंडमेंट कोई भी करनी हो तो आप अमेंड नहीं करेंगे इसको। ओके। अगर अमेंडमेंट करनी भी पड़ जाए तो आपको 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या तब्दीली करनी है, और वो आप जमा करवाएंगे 10 दिन पहले। स्ट्रक्चर ऑफ हियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त हियरिंग में होगा क्या, किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले वहां पर जो मेंबर होता है, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं, मेंबर जो होता है वो जज होता है जो कि आपकी हियरिंग को सुनेगा और फैसला देगा, जस्ट लाइक अ जज। ओके। इंटरप्रेटर करे, इंटरप्रेटर जो होता है वहां पे अगर कोई है तो वो भी जो होता है ओथ लेगा। उसके बाद ये स्टार्ट कैसे होता है, मेंबर सबसे पहले जो होता है ओपनिंग रिमार्क्स देगा, बताएगा कि प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से सवालात वो पूछेगा, क्या होगा, फिर आपसे ओथ लेगा, ये सारे काम वो करेगा। उसके बाद जो होता है वो मेंबर जो होता है क्लेमेंट मतलब आपसे आपकी स्टोरी सुनेगा और आपसे सवाल जवाब करेगा। उसके बाद आपका काउंसिल जो होता है वो आपसे कोई सवाल क्लियर करना चाहे तो वो क्लियर कर सकता है। और अगर मेंबर जो होता है कोई सवाल पूछना चाहे तो वो आपसे मेंबर आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर काउंसिल जो होता है अपना एक सबमिशन जमा करवाएगा। ये 2 या 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो आपको डिफेंड करने के लिए एक सबमिशन मतलब एक तहरी चीज जो होता है वो पढ़ता है, जिसमें वो आपको डिफेंड करेगा। और उसके बाद जो होता है वो डिसीजन देगा एक मेंबर। अगर मिनिस्टर जो होता है पार्टी है वहां पर, सही है, ज्यादातर मैंने आपसे कहा था केसेस में मिनिस्टर वहां नहीं होता है, तो मिनिस्टर भी बोलेगा कि भाई आपको जो है वो क्यों ये रेफ्यूजी जो होता है स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। वो ये जो है वो आपको वहां पर मौजूद होगा और वो आपको आर्ग्यू कर सकता है। आपका जो लॉयर है या जो कंसल्टेंट है वो जो होता है एंड में आपका, जिस तरह मैंने कहा कि सबमिशन जमा करवाएगा, तो वो सबमिशन जमा करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हियरिंग में क्या होगा कि आप जाएंगे वहां पर फिजिकल लोकेशन पे या ऑनलाइन, और वहां पर जो होता है वो मेंबर आपसे दोबारा ही सारा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे क्लेमेंट से स्टोरी सुनेगा, सवाल जवाब करेगा। फिर आपका काउंसिल जो होता है वो फिर से जो होता है वो आपसे कुछ सवालात कर सकता है। मेंबर जो होता है कुछ क्लेरिफाई करेगा, और काउंसिल जो होता है वो अपना सबमिशन जमा कराएगा, और उसके बाद डिसीजन होगा। तो ये मैंने आपको दूसरी मर्तबा एक सेम बात बता दी। लॉजिस्टिक्स एंड पोस्टपोनमेंट में किया क्या होता है कि आपका जो होता है हेयरिंग जो होती है या तो इन पर्सन होगी या वर्चुअल होगी। और अगर आपको डेट टाइम चेंज करना हो तो 3 दिन पहले आप बताएंगे।
सही, अगर आपको डेट और टाइम चेंज करना हो तो उसके लिए आपको 3 ऑल्टरनेटिव डेट्स देनी होंगी। और उसके बाद जो होता है वो, अगर आपको लोकेशन तब्दील करना है तो आपको 20 दिन पहले बताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे जो होता है गुजारिश करता हूँ कि आप ये डेट अपनी हियरिंग की चेंज ना करवाएं। ये साल साल भर के बाद मिलती है डेट्स, सही है। तो आप ये चीज़ ना करें और कोशिश करें कि आपको जो होता है वो पोस्टमार्टम की ज़रूरत ना पड़े, कि आप उसको इल्तवा में ना डालें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके लिए कहा गया है तो आप जो होता है वो बिल्कुल जमा करवाएंगे आरपीडी को। और अगर आप उस वक्त जमा नहीं करवा सके और फिजिकली आ रहे हैं तो आप उस वक्त जो है हियरिंग के वक्त साथ लेकर आएंगे। डिसीशन जो होता है वो क्या हो सकता है, मेंबर जो होता है वो आपको ओरल डिसीशन दे सकता है, सही है। और अगर जो होता है वो कभी भी जो इसके बाद जो होता है वो रिटर्न डिसीशन जो होता है वो उसके बाद मिलेगा आपको, लेकिन उस वक्त हियरिंग में आपको ओरल डिसीशन मिल सकता है, या हो सकता है कि वो रिजर्व करे और बाद में आपको रिटर्न नोटिस दे सकता है। अगर आपका जो होता है वो केस रिफ्यूज हो जाता है तो आपके पास 15 दिन होते हैं कि आप जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जो होता है वो रेड को, मतलब रिफ्यूजी अपील डिवीजन को आप जमा करवा सकते हैं अपील के लिए। आपको आपके लॉयर को या आपको या जो होता है आपके कंसल्टेंट को 45 दिन मिलते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन को मजीद जो होता है निखारे संवारे। उसको हम बोलते हैं परफेक्टिंग द अपील। तो वो परफेक्ट अपील करने के लिए 45 दिन उसके पास होते हैं। और आपकी जो है 90 डेज में, ये कहते हैं लेकिन कभी कभार उससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, कि आपको जो होता है वो हियरिंग के बाद जो होता है वो ये आप जमा करवा लोगे तो उसके बाद जो होता है वो 90 डेज में जो होता है वो आपको डिसीजन मिल जाता है। अगर आपकी हियरिंग होती है, यूजुअली अपील जब आप करते हैं तो ज़्यादातर लोग हियरिंग करते नहीं है, लेकिन हियरिंग की भी अपील हो सकती है। प्रैक्टिकल प्रिपरेशन चेकलिस्ट, अगर आपको सबसे पहले जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आपको इंटरप्रेटर है तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको इंटरप्रेटर चाहिए। बॉक फॉर्म में अगर अमेंडमेंट है तो 10 दिन पहले आप जमा करवाएं। और अगर आपको कोई एविडेंस को जो होता है वो डिस्क्लोज करना है तो आपको 10 दिन पहले जो होता है वो एविडेंस जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप एविडेंस जवाबी तौर पे जमा करवा रहे हैं तो 5 दिन पहले जमा करवा सकते हैं। आपको विटनेस की इंफॉर्मेशन जो होता है 10 दिन पहले जमा करवानी होगी। आपको जो होता है वो ओरिजिनल अगर है तो आपको साथ लाने होंगे। और जो होता है वो अगर कोई पोस्टपोनमेंट है आपकी इस चीज़ में तो आप बहुत पहले बताएंगे उसे। रैप अप के लिए जो होता है वो एंड में आपको ये बताता हूँ कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको सुना जाएगा, सही है। और जब आपको सुना जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन, आपकी सच्चाई, आप कितने काबिल एतबार हैं और आपकी क्लैरिटी, ये बेस्ट टूल हैं जो कि आपको हेयरिंग के वक्त आपके पास, जिसकी आपने तैयारी करनी है, सही है। और दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है और मैं बता रहा हूँ कि आपको रिहर्सल करनी है। जब आप हेयरिंग के लिए जा रहे हैं तो आप 2 से 3 बार 4 बार जो आपका कंसल्टेंट है या लॉयर है वो आपको प्रिपरेशन करवाएगा। जो आपकी टेस्टमनी है आप उसको अच्छे तरीके से याद करें। हाँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होता है आप अपने पास लिख कर ज़रूर रख सकते हैं। अगर ओरल है तो आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, सॉरी, अगर आपकी ऑनलाइन है हियरिंग तो आपको फ़ायदा ये है कि आप कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन आप फिजिकली जाएंगे तो आप जो होता है कुछ चीज़ें नोट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप जो होता है वो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो बात मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो होता है वो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में, सही है, ये लास्ट जुमला है लेकिन ये लीस्ट जुमला नहीं है, सही है। प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर लें, या लॉयर की या कंसल्टेंट की। आप जो होता है ये वाला रेफ्यूजी के केस को खुद से हैंडल करने की कोशिश ना करें, सही है। इसमें बहुत सारा लॉ इन्वॉल्व है। आप जो होता है वो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको खुद से करने की कोशिश ना करें, सही है। ये मेरी जो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। अगर कोई सवाल है, देखिए मैं यहाँ पर कोई भी पर्सनल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पर्सनल सवाल है तो आप, ये आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई जनरल सवाल है तो आप